करगिल पॉडकास्ट सीरीज़। देखने वाले तमाम नाज़रीन को आपके होस्ट मुर्तज़ा फ़ाज़ली का सलाम जुले। नाज़रीन, हमारे साथ आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शख्सियत हमारे साथ जुड़ी हुई है, जिन्होंने हाल ही में लद्दाख के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोजीशन को ज्वाइन किया। तो मैं बहुत ही खुशी के साथ आपको बताना चाहूँगा कि हमारे साथ स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख जनाब कविंदर गुप्ता सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करगिल एंड डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कि आपने सर अपनी इतनी बिज़ी शेड्यूल के बावजूद भी इस पॉडकास्ट के लिए आपने हामी भरी सर। मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर का एक बहुत ही एक सेलिब्रेटेड एक पॉलिटिकल करियर रहा है और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर वो डिफरेंट पोजीशंस पे उन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं। आप 3 से भी ज़्यादा टाइम्स रिकॉर्ड 3 टाइम्स आप जम्मू सिटी के मेयर रह चुके हैं। गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से आप एमएलए रह चुके हैं। इसके बगैर लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू एंड कश्मीर के आप स्पीकर भी रह चुके हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के तौर भी उन्होंने अपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसे कि आपने अपने चेयर को ज्वाइन करने के बहुत ही कम अरसे के बाद जिस तरह से आप पहली विज़िट आपने करगिल की है सर, तो जैसे कि आप जानते हैं कि आप तीसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं लद्दाख के और पहले ऐसे शख्सियत है जम्मू कश्मीर से जिन्होंने इस चेयर को ज्वाइन किया है। सर, जैसे कि आपको ख़ुद को भी मालूम है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर का एक बहुत ही नज़दीक का रिश्ता रहा है सदियों से, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, इकोनॉमिक या हिस्टोरिकल लेवल पे। सर, इन रिश्तों को मद्देनज़र रखते हुए आप जो अपनी जो तकर्री एज एन एलजी हुई है लद्दाख में, आप इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, महाराजा हरि सिंह के शासनकाल से लेकर के उससे पहले भी जो राजा हुए, हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही था और जनरल जोरावर सिंह ने इस पर फतेह पाने के लिए जिस प्रकार से अपना बलिदान दिया उसको हम भली भांति जानते हैं। वो भी जम्मू से एक डोगरा वीर के रूप में यहाँ पर आए थे। तो मुझे लगता है कि जब मेरी घोषणा हुई तो मुझे कोई अंतर नहीं लगा, मुझे यही लगा कि मैं अपने ही प्रदेश किसी प्रदेश में जा रहा हूँ। और पहले से मैं नहीं जानता कि मैं 100% लद्दाख के बारे में जानता था, लेकिन पार्टी में काम करते करते और उसके साथ ही जो एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर के नाते मैंने यहाँ पर कुछ टूर किए हैं। ये जो आज जोजिला टनल का निर्माण हो रहा है जी, इसका जब शिलान्यास हुआ था तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ यहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर के नाते आया था। तो इसी तरह बहुत सी ऐसी जुड़ाव मेरा रहा है। तो लेकिन मैं जितना भी यहाँ पर आया, लेकिन लद्दाख के एक एक इलाके का संगठन के माध्यम से मुझे जानकारी रहती थी कि कहाँ क्या चल रहा है। मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि पुरानी सरकारें जो रही हैं उन्होंने लद्दाख के साथ बहुत भेदभाव किया है, डिस्क्रिमिनेशन की है। उसी का परिणाम था कि लद्दाख में हमेशा एक आवाज़ उठती रही कि हमें यूटी दो, हमें अलग करो, यूटी दो। शिक्षा का क्षेत्र हो, हेल्थ का क्षेत्र हो या पर्यटन का क्षेत्र हो, जिस प्रकार से डेवलप किया जाना चाहिए था उसमें कमी रही। लेकिन आज जो लद्दाख है वह विकास की राह पर है। पिछले 10-12 वर्षों से जिस प्रकार से यहाँ विकास हो रहा है, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है मुझसे पहले जो लोग रहे होंगे मैं उन्हीं कामों को आगे बढ़ाऊंगा और बहुत सा ऐसे यहाँ पर करना बाकी है। टूरिज़्म से के लिए इससे बड़ा स्थान कोई हो ही नहीं सकता जी। तो आने वाले समय में मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जो मैं काम में लगूंगा तो जो मेरी परफॉर्मेंस है वो लोगों को नज़र आएगी। सर, बहुत सारे कम ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स या होते हैं जिनके साथ पब्लिक अपने आप को उनसे जोड़ पाती है। सर, जैसे कि आपके अपॉइंटमेंट के बाद ही इस तरह से यहाँ के लोगों का भी अगर हम तासुरात देखें, देयर इज़ अ सेंस ऑफ अटैचमेंट बिकॉज क्योंकि हमारी एक सेम हिस्ट्री रही है।
तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि जिस तरह से लोगों में भी एक एक्सपेक्टेशन है आपके तय? देखिए, यहाँ पर जो आप बात कह रहे हैं, लोगों ने अगर मुझे अपना माना है तो मैं ये कहूँगा उनको, दिल तो क्या है, मैं रूह तक उतर जाऊँगा अगर आप मुझे चाहेंगे चाहने वालों की तरह। और मैं क्या कहें, अपने पहले ही टूर में मैंने लोगों से मिलना अपनी प्राथमिकता समझी है। कल एक दिन के कारगिल के टूर में 8 जगह रुक करके लोगों के साथ जो इंटरेक्शन किया है, मुझे लगता है उसके परिणाम बहुत जल्द आएंगे। जब अधिकारियों के माध्यम से या जनता के माध्यम से जो चीज़ों की जानकारी मिलती है, उसमें बहुत अंतर होता है। और आपने देखा, जिन आप जान सकते हैं जिन लोगों के बीच में मैं गया, अगर उनको लगता था कि अपनापन, तो मैं भी उनको कभी ये एहसास नहीं होने दूंगा कि मैं आपका ही अपना हूँ, आपके बीच में से आया हूँ, आपके लिए काम करूँगा। अगर ये मुझ पर महामहिम राष्ट्रपति जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी ने विश्वास किया है, उस विश्वास को पूर्ण करूँगा और जो आप मुझसे अपेक्षा करते हैं उस पर मैं खरा उतरूँगा। सर, आपका एक बहुत ही एक सेलिब्रेटेड एक पॉलिटिकल करियर रहा है और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर भी आप बहुत सारे पोजीशंस पे रहे हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि सर आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ। आपकी लड़कपन के टाइम में कैसा रहा आपका जो बचपन और लड़कपन, और ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में अगर आप बयान करना चाहें जो पब्लिक लाइमलाइट में जो चीज़ें लोगों को मालूम नहीं है मगर जो उनको जानना चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा जन्म अखनूर में हुआ। मेरे फादर एक साधारण एम्प्लॉई थे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो जब मेरा जन्म हुआ तो उसके बाद उनकी ट्रांसफ़र पंजाब में कर दी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के होने के कारण से। मैं पंजाब के अलग अलग शहरों में रहा, संगरूर में रहा, फिरोजपुर में रहा, गुरदासपुर में रहा, अम्बाला में, इसी प्रकार से शिमला तक भी हमारी जो ट्रांसफ़र्स वगैरह समय समय पर होती रही। बटाला में भी फादर की ट्रांसफ़र हुई। तो अलग अलग शहरों में रहने का मौका मिला। मैं शुरू से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS जिसको कहते हैं उसके साथ जुड़ा। मुझे लगता है कि आज अगर मुझ में कोई अच्छी बात है तो मैंने उस संगठन से सीखा है। देश के लिए काम करना, समाज के लिए काम करना, राष्ट्र के लिए काम करना। तो शुरू से ही मेरे पिताजी अक्सर जब किसी शहर में जाया करते थे तो वहाँ पर चौक पर जाकर खड़े हो जाया करते थे और देखते थे कोई निक्कर वाला व्यक्ति जो शाम को शाखा में जाता है तो उसको लेकर के अपने घर आऊँ और अपने बच्चों को उनके साथ भेजूँ। इसी तरह से चलते चलते 13 साल की उम्र में जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तो देश में इमरजेंसी लगी। देश में इमरजेंसी लगी तो इंदिरा गांधी ने, वो सभी आपको जानते हैं कि किस प्रकार से आपातकाल जो घोषित किया था। मुझे भी उस वक्त पंजाब की 2 जेलों में, गुरदासपुर और ये पटियाला जेलों में रहने का मौका मिला और मुझे लगता है कि जेल के उस काल में मैंने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद कॉलेज में जाते जाते एक ये जो विद्यार्थी नेता के रूप में पंजाब विद्यार्थी परिषद का मैं सेक्रेटरी रहा। उसके बाद जब पिताजी की ट्रांसफ़र जम्मू में हो गई तो स्वाभाविक बात ही हम अपने पुराने शहर में आ गए। तब मैंने युवाओं में काम किया। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा, जो भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है, युवा संगठन है, उसमें 93 से लेकर के 98 तक मैंने वहाँ पर काम किया है। मैंने ज़िंदगी में बहुत सी तंगी देखी है। बड़े हैंड टू माउथ हमारी फैमिली थी। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ईमानदारी के साथ काम करने का मैंने पूरी ज़िंदगी, पूरी राजनीति में प्रयास किया है। आज भी मेरा कहें कि अपना मकान वो नहीं है, तो लगातार चलता हूँ और लोगों के बीच में लोगों से प्यार पा सकूँ। मैं चाहे ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में रहा, चाहे मैं स्पीकर के नाते, जब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं स्पीकर बनकर गया जी, तो मैंने कभी उससे पहले विधानसभा में घुस करके नहीं देखा था। उसी वक्त जा कर के ऊपर की कुर्सी पर बैठना और ये एक नया एक्सपीरियंस था और उसको मैंने निभाने का प्रयास किया है। बचपन में जब खेल की उम्र होती है तो उस कोई पतंग उड़ाने की आयु होती है या कुछ जो कंचे खेलने की उम्र होती है, तो मैंने उस वक्त भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जा कर के
वहाँ पर काम किया है। आज भी मुझे लगता है देशभक्ति के उस वक्त जो सिखाए गए थे 500 से ज़्यादा गीत मुझे याद हैं, और मैं कभी कभी अपने भाषणों में उन चीज़ों को कोट करता हूँ। तो जैसे मैंने पहले कहा कि अच्छी आदतें वहाँ से, अगर गलत आदत होगी मैंने खुद डाली होगी, लेकिन राजनीति का जो क्षेत्र है उसमें बहुत सी संभावनाएं हैं। मुझे लगता है कि जो हमारी पार्टी रही भारतीय जनता पार्टी, उसमें अगर तरीके से काम करो तो संगठन हर व्यक्ति के बारे में कुछ सोचता है, उसी का परिणाम है कि मैं आज यहाँ पर आपके सामने बैठा। सर अगर मैं कहूँ कि 13 साल का एक लड़का उस टाइम पे जो एक एक्टिविज़म में अपने कदम डालना चाहता था, उस 13 साल के लड़के को और आज के जिस तरह से अपने लाइफ की जो ट्रांजिशन देखी है पॉलिटिकल, कैसे देखते हैं आप अपनी ज़िंदगी को, और आपको क्या लगता है कि ये एक एग्ज़ाम्पल रह सकता है कि उन लोगों को जो सपने देखते हैं? देखिए, मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि मैं इस पद तक पहुंच सकता हूं, लेकिन बढ़ने की इच्छा और जो ऊंचा लक्ष्य, ऊंचे इरादे, ये हर व्यक्ति को रखने ही चाहिए। मैं सौभाग्यशाली हूं। जब मैं जम्मू शहर का पहला मेयर बना तो मुझे लगा कि पूरे देश में लगभग 100 के लगभग उस वक्त मेयर थे, उनमें से 140 करोड़ की उस जनता में 100 मेयर हैं, तो उनमें से एक मैं भी हूँ जी। उसके बाद मैं जब स्पीकर बना तो पूरे देश में लगभग 30 स्पीकर हैं या 28 स्पीकर हैं इस प्रकार, तो उन 140 करोड़ में 28 स्पीकर्स में मैं भी हूँ। जब मैं स्पीकर था तो मैंने कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन, जो एक संगठन है विश्व स्तर का, उसमें 11 मेंबर रहते हैं, पूरे भारत को मैं रिप्रेजेंट करता था। तो मैंने सोचा पूरे विश्व के जो संगठनों में 11 उन लोगों में से मैं भी हूँ जी। उसके बाद आपने देखा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने का भी मौका मिला, और आदमी को ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं अगर श्रद्धा के साथ, लगन के साथ, तपस्या के साथ किसी भी संगठन में काम करो, कम से कम भगवान, और कोई देखे ना देखे, भगवान जरूर देख रहा होता है। और मैं अपनी पार्टी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने समय समय पर, मुझे लगता है मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। जब मैं पहली बार मेयर बना तो मुझे जबरदस्ती उस वक्त माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, आज हाउसिंग अर्बन मिनिस्टर है और सेंटर में, उन्होंने मुझे कहा था नहीं आपको कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ाना है। लड़ा, जीता। उसके बाद हाउस में हमारे 71 के हाउस में हमारे सिर्फ 25 लोग थे भारतीय जनता पार्टी के। वोटों अगर जीतना है तो 36 वोट चाहिए। जब वहाँ पर वोटिंग हुई तो मेरे वोट 36 निकले, मैं जीता। मुझे स्वाभाविक बात है कि दूसरी पार्टी के लोगों ने वोट डाला होगा, बिल्कुल, तो परफॉर्म करने की कोशिश की। जब मैं स्पीकर बनने के वो था, मुझे ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी में भेजा गया इलेक्शन लड़ने के लिए जहाँ पर कांग्रेस का एक गढ़ हुआ करता था, लेकिन मैं जीता 16,000 वोट से। तो स्पीकर बनने का मुझे मौका मिला, पार्टी ने कहा। उसके बाद एक दिन माननीय गृह मंत्री जी, उस वक्त हमारी पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनका फ़ोन आया, उन्होंने मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद दिया। और आज भी अगर मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे आदेश किया कि आपको जम्मू कश्मीर से बाहर भेजा जा रहा है। मुझे लगता है मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरी पार्टी ने मुझे स्वयं दिया है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं अब ये कहना चाहता हूँ, एक उपराज्यपाल के नाते आज जो मेरे पास काम है, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके सब समाज को साथ में लेकर के यहाँ पर काम करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि एक बड़ा अच्छा गीत है, पद का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे ही बढ़ते जाना। क्या कहना सर, जैसे कि आपने बहुत सारे जो इंटरेक्शंस रहे हैं पब्लिक डेलीगेशन में, आपने कहा कि आपको बहुत ही उम्मीदों के साथ यहाँ पे भेजा गया है, तो जाहिर सी बात है सर कि आप अपना एक विज़न भी एक लेके लद्दाख आए होंगे कि, और तो सर आप कैसे देखते हैं कि आने वाले वक्त में लद्दाख आपके गवर्नरशिप के अंदर, जैसे कि अगर डेवलपमेंट की बात करें, गवर्नेंस की बात करें या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें,
इन सारे फील्ड्स में देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने पहले कहा आपसे बातचीत करते हुए, इस प्रदेश के साथ बहुत भेदभाव हुआ है जी। इस प्रदेश को बहुत पहले डेवलप हो जाना चाहिए था, लेकिन प्रयास नहीं किए गए। एक मानसिकता रही इस जम्मू कश्मीर प्रदेश में, एक पर्टिकुलर जो एरिया है उसको डेवलप करने की। मेरे लद्दाखी भाई, मेरे कारगिल के भाई, वो कहीं ना कहीं पीछे रहे। बहुत से ऐसे देश हैं, ये लद्दाख तो देखिए, इसकी सुंदरता देखिए, इसके पहाड़ देखिए, इसकी बहती हुई नदियाँ देखिए, इसका एक अपना स्वरूप है, लेकिन किसी ने इसको मौका ही नहीं दिया डेवलप करने का। यहाँ पर इतना छोटे छोटे देश, मालदीव जैसे देश हैं, और ऐसे बड़े क्षेत्र हैं जो टूरिज्म के आधार पर चलते हैं। मुझे लगता है कि हमारा लद्दाख सभी जगह से सुंदर है और हम इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो पहले मैंने जिक्र किया कि जोजिला टनल, किसी भी प्रदेश की डेवलपमेंट का मेन जो लाइफलाइन रहती है वो सड़कें रहती हैं, और सड़कों का निर्माण जिस प्रकार से लद्दाख में किया जा रहा है, आज ही मैं अपने एक हफ्ते के जो यहाँ पर राज्यपाल बनने का मुझे मौका मिला, मैंने जोजिला टनल के अंदर जाकर के 5.5 किलोमीटर वहाँ का जो दौरा किया है, उससे जाना है कि हमारा कितना देर तक काम चलने वाला है। वो दिन दूर नहीं है जब दोनों तरफ से ये जो टनल है आपस में मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि 6 महीने 8 महीने से ज़्यादा उसमें लगेंगे, और इसी के साथ उसका एक भाग पूरा हो चुका है जिसकी लागत 1900 करोड़ रुपया थी, और वो आने वाले समय में यहाँ से अमरनाथ यात्रा के लिए, बालटाल के लिए जी, वो जो सड़क है खुलने वाली है, इस क्षेत्र से आकर के लोग बालटाल जाएंगे तो स्वाभाविक बात है मनाली की तरफ से जो रास्ते खुलेंगे तो ये टूरिज्म का मेन गढ़ बनेगा। यहाँ पर हम आइस स्केटिंग, ये जो विंटर की गेम्स हैं उसको यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर जो मुझे बताया गया कि एक ब्राउन बियर, वहाँ पर भी हम वाइल्ड लाइफ की सहायता से लोगों का एक आकर्षण का केंद्र बनाएंगे। बहुत से ऐसे गंडोला या जो केबल कार्स हैं उनका यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा आज मैं गया था कि हर जगह पर सबसे पहले तो सड़कों का निर्माण जी, उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है उसकी बहुत ज़रूरत है। बहुत से, आज मैं द्रास में पहला जो टूर गया था उसमें कोर्ट कम्प्लेक्स बन रहा है 25 करोड़ की लागत से, रेवेन्यू का कम्प्लेक्स बन रहा है, आइस हॉकी रिंग बन रहा है, इंडोर स्टेडियम्स बन रहे हैं, गवर्नमेंट स्टाफ क्वार्टर्स बन रहे हैं, और बहुत सी ऐसे ये जो हाई स्कूल्स 22 करोड़ की लागत से कई हाई स्कूल बन रहे हैं। हॉस्पिटल जो उनका काम उसको रेनोवेशन का काम जो 5 करोड़ की लागत से चल रहा है। इसी तरह से ऐसे बहुत से काम है, सर्कुलर रोड का काम चल रहा है। आने वाले समय में संभावनाएं बहुत सी पैदा करेंगे और यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बड़ा पोटेंशियल है यहाँ पर काम करने का। नंबर 1 तो टूरिज़्म, उसको यहाँ पर डेवलप करना है जी। लेह और कारगिल दोनों के लिए हमारी प्राथमिकता होगी कि हम समान तरीके से बिना भेदभाव के इन क्षेत्रों को जोड़ें और लोगों में ये भावना ख़त्म हो जाए। मैं कई बार बात करता हूँ तो उसमें मुझे ये लगता है कि आज भी थोड़ा सा करगिल और लेह की थोड़ी बात की जाती है। इस प्रकार की मानसिकता को अपने काम के माध्यम से मैं बिल्कुल ख़त्म करूँगा। किसी को ऐसी शिकायत नहीं होगी कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है। दूसरा, किसी भी राज्य की जो अर्थव्यवस्था होती है वो बहुत मायने रखती है। वहाँ के नौजवान को काम मिले, वहाँ का नौजवान खुशहाल हो, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी में पर कैपिटा इनकम है जो वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। इस प्रकार की मेरी एक कोशिश है। स्वाभाविक बात है जब यहाँ जो स्कोप है टूरिज़्म का है और टूरिज़्म के माध्यम से हम जब नौजवानों के लिए अवसर पैदा करेंगे तो चाहे वो दुकानें हो, होटल हो या गाइड बनने का काम हो, दूसरा है स्थानीय लोगों को भी इस प्रकार से काम मिलेंगे।
तो वो दिन दूर नहीं। और ये काम मुझे लगता है कि जो लद्दाख का 365 का दिन का जो साल है वो 180 दिन का रह जाता है जब ये मौसम की मार होती है। जब सड़कें खुलेंगी तो स्वाभाविक बात है कि हमारे दिन भी काम करने के ज़्यादा हो जाएंगी और दिन रात काम करना है, बहुत जल्दी करना है। जिन्होंने विश्वास किया उनको रिजल्ट भी देने हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा कि, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं बिल्कुल लोगों के लिए आया हूँ, लोगों के लिए काम करूँगा। और मुझे जिस दिन से मेरी यहाँ पर नियुक्ति हुई है मुझ में एक अलग सा जोश पैदा हुआ है। और मुझे ये लगता है कि लोगों के बीच में जाने चाहिए। मैं एक वही कहते हैं ना, वर्क लाइक ए कुलियन लिव लाइक ए प्रिंस। जी सर। मुझे एक मजदूर की तरह काम करना है, लोगों के बीच में जा कर के काम करना है। मेरे पहले टूर में आपने देखा होगा कि लगभग 8 स्थानों पर मैं गया और लोगों के साथ इंटरेक्शन करी। ये लोग मेरे हैं, मैं लोगों का हूँ। इस प्रकार की भावना जल्द लोगों के बीच में आएगी, मैं ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूँ। सर, टूरिज़म के बारे में आपने काफ़ी तफसील से सर अपने ख़यालात का इजहार किया, मगर जैसे कि आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि सर जैसे कि लेह की अगर बात करें टूरिज़म की फील्ड में वो काफ़ी आगे जा चुका है, और उसी कंपैरिजन में अगर करगिल देखें बहुत कुछ करना बाकी है यहाँ पे टूरिज़म को एज ए टूरिज़म डेस्टिनेशन और इसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो सर आपके क्या ख़यालात हैं कि किन स्ट्रैटेजीज़ को आप एक्सप्लोर करेंगे कि ताकि बोथ डिस्ट्रिक्ट्स में टूरिज़म को बहुत देखिए, कारगिल की आप जब बात करते हैं जी, ये हमारा बहुत बड़ा ये जो कारगिल का जो ये स्थान है जहाँ पर आज वार मेमोरियल है जी, ये टूरिज़्म के लिए डेवलप किया जा सकता है। जी। वाइल्ड लाइफ के मैंने बात की तो जो ब्राउन बियर्स का वो जो है उसको किया जा सकता है। यहाँ पर लेक डेवलप की जा सकती है, यहाँ पर संगम जो हमारा है उस जगह को डेवलप किया जा सकता है। इसके अलावा जो जहाँ जिस प्रकार के यहाँ मौसम रहता है, हमने उसी प्रकार से जैसे मैं आइस में जो स्नो गेम्स होती हैं उनको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। यहाँ से पूरे विश्व भर से यहाँ पर सेनानी आए, उसकी हमारी कोशिश रहेगी। तो जल्द ही जो मैंने पहले कहा कि स्नो का जो रिंक है वो यहाँ पर शुरू हो रहा है, और ख़ास करके यहाँ पर जो पोलो ग्राउंड्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं, उसका भी निर्माण किया। टूरिज़्म के मामले में कोई भी कसर यहाँ पर नहीं छोड़ी जाएगी। आज यहाँ पर जो एक लोगों की अपेक्षाएं हैं, जो लोगों ने मेरे साथ बात की है, यहाँ पर क्या किया जा सकता है, उस पर मुझे लगता है कि काम करेंगे तो उसके प्रोजेक्ट बनाएंगे। आज मेरी खुशकिस्मती है कि भारत सरकार में जो मंत्री हैं, जो लोग बैठे हैं जी, वो भी हमारी टीम के ही आदमी हैं। उनके साथ मैंने काम किया है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है लद्दाख एक दूर दराज का एरिया होने के कारण से वो ज़रूर मेरी मदद करेंगे। जो मेरी मदद जो मैं वहाँ से काम लेकर के आऊँगा वो लद्दाख के लोगों के लिए अच्छा साबित होगा। सर अगर हम लद्दाख और जम्मू कश्मीर की बात करें, एक वक्त एक ही स्टेट थे, और बिफर्केशन के बाद अब चूँकि अलग अलग यूटीज़ हैं, तो प्रेजेंट टाइम्स में जो इन दोनों यूटीज़ का जो रिलेशनशिप है उसको आप कैसे देखते हैं, और आपके दौर में जो इन दो हमसाया यूटीज़ हैं इनका रिश्ता किस तरह से और फर्दर मजबूत होगा? जब हम लद्दाख में, ठीक है, अलग अलग आने के यहाँ पर रास्ते हैं, लेकिन आज भी ये 3 खित्ते जो हुआ करते थे उसमें से एक जो खित्ता ये लद्दाख है। तो जम्मू से लेकर के वाया कश्मीर हमें आना पड़ता है। हमारे रिश्ते बने रहें, इस प्रकार का वो प्रयास है। हमारा जो हिस्ट्री है, हमारा जो इतिहास है वो एक ही है। तो ठीक है, वो जो कहते हैं ना, अलग भाषा अलग भेष फिर भी अपना एक देश। देखिए, हमारी खूबसूरती ये है, जम्मू से चलो तो अलग बोली, उधमपुर में आए तो अलग बोली, डोडा बदरवा में आए तो उसके लिए अलग बोली भाषा है। उसके बाद थोड़ा जो किश्तवाड़ में जाएँ तो उसके लिए अलग भाषा है, सराजी बोली जाती है। इसी तरह से कश्मीर में आए तो हम सभी भाषाओं को नहीं जान पाते, बिल्कुल, लेकिन फिर भी उसके साथ हम जुड़े हुए हैं। यही जुड़ाव अगर पहले था तो हमारे लंबे तौर तक चलना चाहिए। ये भारत को हमने माता माना है, और ये जो लद्दाख है हमारा मुकुट है। इस मुकुट को
सुसज्जित करना, ये हमारा काम है। मैं लोगों का विश्वास लेकर के, लोगों के बीच काम करके, ये इस देश को अपनी मातृभूमि मान करके, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, भारत कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। तो इसका जो हर चीज़ हो जो है हमें हमारे लिए आदरणीय है, माननीय है। हम उसी भावना से काम करेंगे। लद्दाख, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरे काम के द्वारा आने वाले समय में एक इसका नाम होगा, और मैं भी चाहता हूं कि ये मैं लद्दाख में ऐसा काम करके जाऊं जो लोग भी मुझे याद करें। जी जी सर, जैसे कि 2019 के बाद जब से लद्दाख यूटी बना है, लद्दाख ने एक डेवलपमेंट का एक नया दौर देखा, मगर अभी भी आज के दौर में अगर देखें ज़रूरतें महसूस होती हैं, बिलखुसूस अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, और पर्टिकुलरली अगर हम डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करें और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रूरल एरियाज़ में, इसको कैसे हम मुस्तहकम कर सकते हैं सर आने वाले टाइम में? देखिए, आज ये जो नेटवर्किंग है, ये जो मोबाइल नेटवर्क है, दूसरी चीज़ें हैं, ये समय की ज़रूरत है, इसके बिना काम नहीं चल सकता जी। तो आने वाले समय में जो लोगों की डिमांड्स है इस बारे में, उसको पूरा करेंगे। रूरल कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। मुझे जो बताया गया कि यहाँ पर 12 अलग अलग ब्लॉक्स हैं लद्दाख में, मैं इसी 1 अगस्त के महीने तक सभी ब्लॉकों में जाऊंगा, कोई ऐसा दूर दराज का एरिया नहीं छोड़ूंगा। और ये नहीं कि एसी कमरे में बैठ करके तो वहाँ पर टूर करके चला आऊँगा। लोगों के बीच में बैठ करके, लोगों की प्रॉब्लम जान करके, लोगों की जो पिछली जो कमियां रही हैं उसको किस प्रकार से ठीक करें, लोगों की जो भावनाएं हैं उसको किस प्रकार से मैं जान पाऊँ, इन सभी कोशिश करके। स्वाभाविक बात है कि जब हम दिल से काम करेंगे, अपने ऑफिसर्स को वहाँ भेजूंगा। अभी आज हमारे यहाँ के जो डीसी हैं वो कह रहे थे कि वो सड़क, वो पहाड़ी मार्ग से वो जाने वाले हैं कि अमरनाथ यात्रा के किस प्रकार से हमारा जुड़ाव होगा। जब अधिकारी, जो नौजवान अधिकारी हैं, हम उनका जो काम करने का एक, जिनमें संभावनाएं हैं, काम करने का जोश है, उसको यूज़ करेंगे तो स्वाभाविक बात है। जी बिल्कुल सर, आखिर में जैसे कि सर आपने कहा कि आपको पिछले अपने जब आप एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी लद्दाख आने का मौका मिला, तो इतने अरसे के बाद जब लद्दाख आप आए हैं, और अगर स्पेशली करगिल की बात करें, क्या आपको चेंजेस दिखने को मिली, और करगिल आके सर आपको कैसा लगा? देखिए, एक तो बात है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, दिल से मैं उनको प्यार करता हूँ। उनमें जो पेशेंस है, उनकी जो बोली है, जुबान है, जिस प्रकार से उनका बात करने का तरीका है, वो कहीं ना कहीं दिल को मोह लेता है। हमारा जो कल्चर है, जिस प्रकार से मैं जगह जगह पर जाता हूँ तो हमारी बहनें जो लाइन में खड़ी होकर के स्वागत करती है, तो निश्चय ही जब वो स्वागत करने के लिए खड़ी होती हैं, उनके दिल में बहुत सी ऐसी अपेक्षाएं रहती हैं मेरे प्रति कि एक रिप्रेजेंट बन करके मैं यहाँ की बेहतरी के लिए आया हूँ, उस बेहतरी को कहीं ना कहीं ठीक करना है। तो दूसरा, यहाँ पर मैं लद्दाख लेह में तो आता रहा, लेकिन कारगिल आज मैं 13 वर्ष के बाद आया। 2012 में किसी पार्टी के यहाँ पर हड़तालें चल रही थी, तब पार्टी के किसी काम से आया था, तब मुझे द्रास जाने का भी मौका मिला और वही शहीद स्मारक पर जाने का भी मौका मिला। आज लद्दाख ये कारगिल द्रास बदला है, बहुत से डेवलपमेंट के काम यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन रुकने वाला हूँ नहीं मैं। चरे वेती एक संस्कृत में कहते हैं, चलते रहो चलते रहो, यही मंत्र है मेरा। और इसी मंत्र का सहारा लेकर के लगातार दिन रात हर मौसम में जैसी भी परिस्थितियाँ हों, अकेला नहीं चलूँगा। जब चलूँगा तो उसके साथ पूरा काफिला लेकर के समाज के लोग जिसमें होंगे, जिसमें हर पार्टी के लोग होंगे, हर धर्म से लोग होंगे। कल भी सुबह मैं इस्लामिया स्कूल में ये जो वहाँ पर भी जा रहा हूँ, मैं जो बौद्ध हमारे धार्मिक स्थान है वहाँ पर भी जाऊँगा, उनकी भी भावनाएं सभी को साथ में लेकर के लद्दाख, करगिल, ये बौद्ध, शिया, इस प्रकार की भावना को मुझे ख़त्म करना है, यहाँ से क्रश करना है इस प्रकार की मेंटलिटी को।
सर जाते जाते लद्दाख के लोगों को, स्पेशली यहाँ के यूथ्स को, आप अपने दिल की कोई बात या मैसेज देना चाहें, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ स्किल डेवलपमेंट? देखिए, मेरे देश के प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं हम एक युवा देश हैं। इस देश का 65% युवा यहाँ की तकदीर बदल सकता है। उसी प्रकार से नौजवानों पर हमें बड़ी उम्मीदें हैं। मुझे उम्मीद है, मैं एक तो युवाओं को कहूँगा, आओ आप हमेशा से मेरे पास आइए, मैं भी आपके बीच में रहूँगा, क्योंकि युवा क्रिएटिव रहता है, उसके मन में बहुत कुछ करने की इच्छा रहती है, उसके मन में एक आग, एक ज्वाला रहती है। तो युवाओं से भी हम इंटरेक्शन करेंगे, और जो नए नौजवान कुछ नया हर क्षेत्र में करते हैं उसको भी पुरस्कृत किया जाएगा, उनको इनाम दिया जाएगा। नंबर एक तो ये लद्दाख की जनता को भी कहना चाहता हूँ, मैंने लद्दाख में जो देखा है, यहाँ जो प्रधानमंत्री जी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं, यहाँ की सफाई, यहाँ का जलवायु, यहाँ का जो बिल्कुल जो उसकी प्रोटेक्शन करनी है हमें, यहाँ के जलवायु की या इस प्रकार की जो, तो उनकी जो, मैं भी यहाँ करूँगा, लोगों को एक संदेश दूँगा, ये लद्दाख हमारा है, यहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा से जाए, हम इस प्रकार का माहौल यहाँ पर पैदा करें। शांति व्यवस्था जो पर यहाँ पर है वो लोगों की देन है, किसी पुलिस के द्वारा या किसी सेनाओं के द्वारा शांति व्यवस्था नहीं बनाई जाती है, उसमें लोगों का अपना भी रोल रहता है। जो पुलिस है, जो सेनाएं हैं, वो सिर्फ उनकी सहायता के लिए रहती हैं। हम भी इसी प्रकार की कोशिश करेंगे, ये जो पूरे विश्व में एक मैसेज आए, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। जब हम बाहर घूमने जाते हैं, हम लोगों के जो सोच है, लोगों की जो बात करने का तरीका है, उसकी बातें यहाँ पर आकर करते हैं। और लद्दाख से मुझे लगता है कि ज़रूर कोई ना कोई मैसेज लेकर के लोग जाएंगे, इस प्रकार का हमें बनना है। जी जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत बेबाकी से, काफ़ी दिल से आपने हमसे गुफ्तगू की सर। तो नाज़रीन, इसी के साथ हम ये स्पेशल शुमारा यहाँ पे रैप करते हैं। हम उम्मीद रखते हैं, आपसे एश्योरेंस देते हैं कि आने वाले वक्त में और इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट के साथ आपके साथ फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे, मुर्तज़ा फ़ाज़ली और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। जुले।